हाँ, तो मित्रों इस रविवार सीडीएस की परीक्षा है और कुछ लोगों के मेल मैसेज आते हैं कि रिवीजन की कुछ प्रायोरिटी बता दीजिए। देखिए, असल में ये जो परीक्षा है ये कैप्टन अमेरिका और बैटमैन के बीच की कॉम्पिटिशन है। इसमें नोबिता का कुछ होने वाला है नहीं कि 1-2 रात में वो ताजमहल बना दे। लेकिन आपको दिल की तसल्ली चाहिए, मुझे पेज भी चाहिए तो कुछ बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा सीन इस प्रकार से वीडियो पॉज़ करके आप देखिए 4, 3, 2, 1 और इसमें भी डिस्क्लेमर है। ये जो मैंने लिखा है ये शर्त पे कि अगले 1-2 रात में कितना रिवाइज़ हो सकता है। टेबल देखिए इसमें मैंने कैसे बनाया है कि कुछ सेल मैंने रेड कलर के मारे और क्वांटिटी के हिसाब से भी समझो बायोलॉजिक ज़्यादा आएँगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के तो बहुत कम आएँगे। और उसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 6 वहाँ से रेगुलरली एक-एक सवाल तो वो पूछ ही रहे हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें पहले आपने पढ़ी है तो ही रिवीजन में पढ़ना। अभी अब इकोनॉमी में भी सोचिए, पूरी दुनिया कश्मीर से कन्याकुमारी सीआरआर रेपो बजट सब करके आई है। आप एज कैसे हासिल करेंगे? देन कम्स पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें प्रेम ज़्यादा है इनका, तो यहाँ से योजनाएँ, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन। चौथी प्रायोरिटी आप रखिए पॉलिटी को। इसको मैंने पीछे इसलिए रखा है। ये दूसरा देखिए स्पीकर्स के बारे में पूछा 4, 3, 2, 1। अब ये चीज़ लक्ष्मीकांत में दी है। एकदम पीछे ये जो अपेंडिक्स है यहाँ पर दिया होता है। हिस्ट्री के सवाल 20-22 आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसको 5वीं प्रायोरिटी इसलिए दी कि ये सीडीएस परीक्षा लेमन रेस जैसा है। तो देखिए वर्ड एसोसिएशन अगर आप करते हैं तो कुछ हद तक आपको उपयोगी है। लेकिन आप आंख बंद करके वो गैस मास्टरगिरी के सिद्धांत लगाएंगे तो वो बैकफायर होता है। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन से अभी समझते हैं। तो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन जब आप नीति आयोग का ऑफिशियल मैनुअल पढ़ते हैं तो ये दोनों ही विधान सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डॉक्टर्स हैं, क्या वो इतने गरीब हैं कि उनका एक वेलफेयर फंड बनाना पड़े, और बनाएंगे तो भी तो नाउ वी आर 50-50 स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, नहीं तो युद्ध में शहीद हुए सिपाहियों की विधवाएं हो सकती हैं। तो 50-50 के बाद भी जवाब गलत होने की चांस रहती है। वर्ड एसोसिएशन समझो कोई रामबाण इलाज नहीं है। हालांकि ये जितनी एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो 3-4 बार रिवीजन करके बैठा है। एक लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि अगर फेल हुए तो क्या? तो जुलाई में सीएपीएफ आएगा। उसके बाद सीडीएस साल में 2 बार लेते हैं तो सितंबर में फिर से आएगा। लेकिन उसके बाद सितंबर की परीक्षा होगी तो आप पाएंगे वो अप्रैल में जैसा पूछा उसी टॉपिक वाइज ब्रेकअप में, उसी वाइब में, उसी प्रकार की चीज़ों को वो वापस पूछेंगे। पसंद हो कि नहीं हो, कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जब आपको पता है रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है तो फिर आपको उसमें मेहनत लगानी पड़ेगी। आजकल मैं देखता हूँ खासकर एक कोरोना के बाद की जो जेनजी जनरेशन है, सिंसियर होते हैं लेकिन फिर भी वो ये जो पढ़ाई का मामला आता है तो कुछ बार डिसीजन नहीं लेते, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को जो 1-2 बातें ज्ञान की मैं बता सकूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में मुझे 3 मुद्दों पर चर्चा करनी है। सबसे पहला, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्या प्रायोरिटी रहे। दूसरा, गैस मास्टरगिरी के सिद्धांत किस हद तक उपयोगी हैं या काम नहीं करते यहाँ पर। तीसरा, अगर आप फेल होते हैं तो क्या किया जाए। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। और मित्रों कल शनिवार सुबह 11 बजे शाम 5 बजे अनअकैडमी का यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें 40 करोड़ के स्कॉलरशिप पूल में से आप इनाम जीत सकते हैं। इसके अलावा टॉप रैंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए 8 लाख के कैश रिवॉर्ड्स हैं, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टेस्ट है, 2 बार आप दे सकते हैं, सुबह 11 बजे शाम 5 बजे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मुद्दा है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रायोरिटी। अब कुल मिलाकर आज मुझे जो बात करनी है ये एक स्लाइड में सब कुछ मैंने दे ही दिया है। वीडियो पॉज करके पढ़ लो। 4, 3, 2, 1। तो देखिए यूपीएससी की ये जो सीडीएस परीक्षा है, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए साइंस को रिवाइज करना है। क्योंकि 120 में से 30-32 सवाल सिर्फ साइंस के होते हैं, मतलब आप समझो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पेपर। और अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर थियरी होती है, करंट अफेयर्स नहीं होता है। और ये थियरी भी ज़्यादातर क्लास 11-12 की एनसीईआरटी से निकलती है। तो एक लिमिटेड बकेट में से आपको अगर पानी निकालना है, मच ईजी। अब यहाँ एक चुनौती है, कश्मीर से कन्याकुमारी हर कोई ये साइंस इतना तो रट के आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो रेस में मैं कैसे आगे बढ़ूँ, आपको एज कैसे मिले, तो उसके वास्ते आप रट के जाइए कंप्यूटर। इसका एक कारण ये है कि कुछ सालों पहले तक कंप्यूटर डेडिकेटेड तरीके से नहीं पूछते थे। लेकिन 2025 में जो 2 बार ये परीक्षा हुई, दोनों ही बार 5-5 सवाल उन्होंने प्योर कंप्यूटर के पूछे। मतलब एक नया सब टॉपिक ये उभर के आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें क्या पढ़ना है, हम रोज एआई का यूज करते हैं, कंप्यूटर हमको सब पता है। अच्छा, तो अभी ये 2 क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं देख लो। ये पहला क्वेश्चन है 4, 3, 2, 1। ये दूसरा पूछा 4, 3, 2, 1।
तो हल्के में मत लीजिए। कंप्यूटर यूज़ करना एक बात है और ये सब जो पूछा जाए उसके लिए जो थियरी रटनी है वो अलग बात है। अब आपके पास कोई बुक नहीं है तो ये फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्लास 11-12 की महाराष्ट्र की कंप्यूटर आईटी की किताबें। लेकिन पूरी नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिव उसका ये जो बेसिक हार्डवेयर और ये बाइनरी का कन्वर्जन और ये सब आप देख लेना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आईसीटी तैयार करेंगे, क्योंकि बाकी सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मान के चलता हूँ कि सीरियस आदमी पहले से रट के बैठा है। उसके बाद जितना टाइम बचता है, सेकंड प्रायोरिटी आप पढ़िए बायोलॉजी क्लास 11-12 की। उसमें भी सेल और उसके जितने पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन का ये जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन में ये फ्लोरा, फोना, प्लांट, बैक्टीरिया, आल्गी जो भी है वो सब देख लेना। सोर्स इसका सिर्फ 11-12 एनसीईआरटी। तीसरी प्रायोरिटी है फिजिक्स। फिजिक्स में भी समझो सब कुछ नहीं करना है। ऑप्टिक्स और वो लाइट और रिफ्रैक्शन और आंख में कौन सा चश्मा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक सिद्धांत और उसका मैथ्स है, और वेलोसिटी के जो फॉर्मूला और मैथ्स आता है उतना ही करना है। मतलब इसके बाहर भी पूछ सकते हैं, पर समझो अभी 2 रात में ताजमहल बन नहीं सकता, तो सबसे पहले ये आप प्रायोरिटाइज करें। फिर भी टाइम बच जाता है तो चौथे नंबर पर आप देखें केमिस्ट्री। उसमें भी सब कुछ नहीं, सबसे पहले ये जो एटम और न्यूक्लियर की जो भी आइसोटॉप और ये वो थियरी है, फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, फिर पीएच स्केल के हिसाब से क्या एसिड है क्या बेस है, एंड लास्टली डेली यूज़ के केमिस्ट्री के जो जो कंपाउंड है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको प्रश्न ये भी होगा कि देखो, ये जो तुम बोल रहे हो 120 में से 3030 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, उसमें आप पाएंगे सिग्निफिकेंट केमिस्ट्री होता है। लेकिन फिर भी मैंने उसे लास्ट प्रायोरिटी इसलिए रखा कि केमिस्ट्री आप समझो जितनी तालाब में से निकालना है आपको एक क्वेश्चन, उसके मुकाबले फिजिक्स है वो एक छोटे से बकेट में से ही आपको टेस्ट ट्यूब से थोड़ा निकालना है। मतलब वेरी स्मॉल पूल ऑफ टॉपिक्स की जहाँ से वो प्रश्न पूछते हैं। मैंने आपको बताया, एक तो रिपीटेटिव ये वेलोसिटी और उसके आगे पीछे के सम्स पूछे, दूसरा ये जो ऑप्टिक्स और ये रिफ्रैक्शन, आई साइट और उसके सवाल आते हैं। तो जब आप टॉपिक की लिस्ट बनाएंगे तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है कंपेयर टू फिजिक्स। तो रिवीजन प्रायोरिटी में पहले आप ये रखें तो इसमें क्या स्ट्राइक रेट आपका ठीक ठाक हो जाएगा। दूसरी बात, फौज में अधिकारी बनना है तो रोतूराम नहीं होना चाहिए आदमी। तो मतलब मैं आर्ट्स और कॉमर्स से हूँ और ये वेलोसिटी वाला तो मैं कैसे करूँगा, तो भाई कट ऑफ की रेस में बाकी भी लोग खा पी के पड़े हैं, तो ये आर्ट्स से हूँ कॉमर्स से हूँ ये सब नहीं चलेगा। मेहनत कीजिए, पसंद हो कि नहीं हो, कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जब आपको पता है रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है तो फिर आपको उसमें मेहनत लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट, साइंस आपका रिवीजन हो गया। सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में हालांकि 17 क्वेश्चन आते हैं। अब ये टेबल देखिए, इसमें मैंने कैसे बनाया कि कुछ सेल मैंने रेड कलर के मारे। वो ऐसा दिखाना चाहता है कि देखो, जो तीसरे रॉ में मैंने लिखा ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके पहले बायोलॉजी में रिवाइज करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसका कन्वर्जन रेट मतलब इतना ही पढ़ा और उसमें से टिक हो जाएगा, उसका भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ह्यूमन ज्योग्राफी के जो सवाल आते हैं। और क्वांटिटी के हिसाब से भी समझो बायोलॉजी ज़्यादा आएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के तो बहुत कम आएंगे। तो इस कारण से मतलब थोड़ा सुकून से आप स्टडी करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ज्योग्राफी में भी आप कहेंगे सब लोग ज्योग्राफी की तो एनसीईआरटी रट के आए हैं, मैं क्या करूँ? आपको एज हासिल करनी है तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये जो वेदरिंग, लैंड फॉर्म्स, ऑक्सबो लेक और ग्लेशियर टाइप्स और ये सब जो चीज़ें हैं, आईएएस में वो लगभग नहीं पूछते। सीडीएस में तो रेगुलरली हर साल पूछते हैं। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी की, ये जो ब्लू कलर की बुक है एनसीईआरटी वाली, और उसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 6 उसको आप गौर से पढ़ें, सुकून से पढ़ें। वहाँ से रेगुलरली एक एक सवाल तो वो पूछ ही रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, 4, 3, 2, 1। अब इसमें भी किसी को और दिल लग जाए, बहुत टाइम बच जाए, तो जीसी लियोंग की भी वो जो सर्टिफिकेट इन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें से भी मतलब कुछ बार क्या हो रहा है कि 3 स्टेटमेंट पूछे तो 2 एनसीईआरटी के होते हैं, एक इधर से होता है। फिर ये जो क्लाइमेट और जंगल टाइप है कि इस प्रकार की आबो हवा है तो जंगल कैसा होगा, वो यूजुअली यहाँ से वो उठा के पूछते हैं। तो दैट विल हेल्प यू। लेकिन ये ऐसी चीज़ें पहले आपने पढ़ी है तो ही रिवीजन में पढ़ना। अभी जीरो से आप पढ़ने बैठोगे तो इतने शॉर्ट टाइम में सब याद नहीं रहेगा। अच्छा, तो मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा था। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वेदरिंग और लैंड फॉर्म्स, क्योंकि बाकी लोग वो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जितना टाइम बचता है तो वीडियो पॉज करके पूरी सीक्वेंस आप देख लो, 4, 3, 2, 1।
ये जो एनसीईआरटी क्लास 12 है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ऑरेंज कलर की किताब पतली वाली, इसको आप खास पढ़ें, खास इसको रटना है। इसमें से भी लगभग हर साल एक आध सवाल तो आता ही है। हालांकि जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 3 2 1। हालांकि आप कहेंगे अभी 2 रात में तो क्या ही रिवाइज कर लेंगे, तो सारे चैप्टर नहीं, कुछ चैप्टर्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें। ट्रांसपोर्ट का चैप्टर, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के साथ जो भी अलग अलग देशों में किस प्रकार की खेती बाड़ी होती है उसका सब मैपिंग और उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। फिर सेंसस पॉपुलेशन का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला चैप्टर, फिर भी टाइम बचे तो सेक्टर्स क्या क्या होते हैं उसका क्लासिफिकेशन, ये सब आप करें। थर्ड प्रायोरिटी में आप रखें इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में भी सोचिए, पूरी दुनिया कश्मीर से कन्याकुमारी सीआरआर रेपो बजट सब करके आई है, आप एज कैसे हासिल करेंगे? तो ये सीडीएस और सीएपीएफ दोनों परीक्षाएं वो आईएएस से अलग इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर रेगुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। तो बाकी सब लोग ने जितना पढ़ा, आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे, तो वो यही पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें भी सारे चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं है। अलग अलग टाइप के कॉस्ट्स और उस हिसाब से अलग अलग टाइप के गुड्स, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, सोशल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब। उसके बाद इलास्टिसिटी, और तीसरा मार्केट और कंपटीशन के टाइप्स। ये 3 पर आप ज़्यादा फोकस करें। मटेरियल की मैं बात करूं तो 2023 में मैंने रिकॉर्डेड कोर्स में पढ़ाया था, उसके बाद अब मैं लाइव नहीं पढ़ा था क्योंकि आईएएस की परीक्षा में वो पिछले 13 साल में 2 ही बार पूछा है। तो वो रिकॉर्डेड कोर्स का मटेरियल हैंडआउट आपके पास है, उसे आप देख सकते हैं। नहीं है तो भी चिंता नहीं करनी, महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 11-12 के जो बुक्स हैं फ्री में आप डाउनलोड करें, और ये 3 टॉपिक्स आप खास तैयार करें। तो इकोनॉमी में इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स कंबाइन करीब 19-20 सवाल जैसा आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आप करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद कौन से चैप्टर करने हैं ये मैंने इधर लिखा है, 4 3 2 1। अब हम बात करेंगे कि सीडीएस परीक्षा में जो इकोनॉमी है, तो वहाँ हमारे ये जो 6 पिलर में कौन से पिलर में किस प्रकार के टॉपिक पर ज़्यादा जोर दिया जाए रिवीजन के दौरान। सबसे पहला पिलर जो मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, तो यहाँ पिलर 1A2, मतलब मनी सप्लाई, उसमें M0 से M4 की फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, सीआरआर रेपो वगैरह टूल्स, उससे क्या होता है वो थियरी एकदम टाइट रट के जानिए, पहली बात। उसके आगे पीछे जो करंट अफेयर्स है वो यूजुअली कम पूछते हैं। बिटकॉइन और वो सब भी डिजिटल पेमेंट का करंट अफेयर्स सीडीएस में आजकल कम पूछते हैं, थियरी सेंट्रिक ये वाले सेगमेंट में ज़्यादा होता है। फिर भी टाइम बचे तो पिलर 1D, उसमें इंश्योरेंस पेंशन की जो सारी योजना है उस पर थोड़ी नज़र। कुछ बार ऐसा होता है कि यहाँ शेयर बाजार और इंश्योरेंस का सब इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पूछते हैं। अब मैं ये विषय पढ़ाता हूँ तो मुझे वो सब चीज़ आसान लगे, हाँ तुमको सपना आ जाना चाहिए था वगैरह, लेकिन असल में वो टफ रहता है। तो नहीं पता है तो फालतू के तुक्के नहीं मारने चाहिए, बाकी के क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। तो दिस इज़ पिलर 1। खास क्या देखना है, पिलर 1A2 उसकी थियरी, उस पर सबसे ज़्यादा रिवीजन आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड इज़ बजट टैक्सेशन। बजट टैक्सेशन में 2 ही जात के सवाल होते हैं। एक तो उसके जो पार्ट्स ऑफ द बजट है, रेवेन्यू, कैपिटल और उसमें इनकम एक्सपेंस, उसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल डेफिसिट आदि की फॉर्मूला, और उसकी डेटा, मतलब कौन से सेक्टर में ज़्यादा सब्सिडी गई, कौन से टैक्स से ज़्यादा आमदनी होगी, कौन से डेफिसिट में ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये सब देखना है। और लेटेस्ट क्या हुआ है, 16 फाइनेंस कमीशन, उसकी फॉर्मूला, ग्रांट्स, ये इतना करके जाना है। इसके बाहर भी कुछ बार वो छोटा छोटा बारीक डेटा पूछते हैं, वो कोई पॉसिबल नहीं है, बाकी क्वेश्चन ट्राई करो। थर्ड इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी थियरी वो खास रट के जानिए। करेंसी एक्सचेंज कैसे ऊपर नीचे होता है, उसमें आरबीआई और सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्लासिफिकेशन में करंट कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। उसके बाद जितना टाइम बचता है तो इंटरनेशनल रिलेशन में जितनी समिट्स हुई पिछले 1 साल में, ट्रीटेड अग्रीमेंट्स हुए, कौन कौन से मेंबर सदस्य थे, क्या वेन्यू हेडक्वार्टर था, क्या थीम था, ये सब आप देखें। देन कम्स पिलर 4, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर के यूजुअली सवाल कम आते हैं, उसकी योजनाएं कम पूछते हैं, कुछ कुछ बारी पूछते हैं। ज़्यादा यहाँ पर आप पाएंगे कि पिलर 4D, मतलब जीडीपी, उसकी थियरी। पिलर 4E, इन्फ्लेशन, तो उसमें इन्फ्लेशन के अलग अलग प्रकार, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, उसमें कौन से वेटेज दिए जाते हैं, हेडलाइन कोर क्या है, रिपीटेटिवली ये उसी के आसपास पूछते रहते हैं। मतलब पढ़ना सब चाहिए, लेकिन जब आपके पास टाइम लिमिट है तो ये वाली चीज़ों पर आप ज़्यादा जोर दें। देन कम्स पिलर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें प्रेम ज़्यादा है इनका, तो यहाँ से योजनाएं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कौन बनेगा करोड़पति टाइप जनरल नॉलेज, कि लॉन्गेस्ट टनल, हाईएस्ट हाईवे, ये सब जो है, अटल टनल, और ये सब जो पिछले 1 साल में चर्चा में रहा, वो आप ज़रूर से तैयार करें।
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जैसे वो न्यू पाम्बान ब्रिज बना, वो ऐसा ऊपर चढ़ेगा, तमिलनाडु को रामेश्वरम आइलैंड के साथ लिंक करता है वगैरह। देन छठा पिलर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इधर भी जो योजनाएं हैं, कुपोषण के खिलाफ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, गरीबी हटाओ, वो सारी योजनाएं, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस की फॉर्मूला जो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी वाली किताब से मिलेंगी, और रैंकिंग मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये रैंक, एसडीजी में ये रैंक, इंडेक्स में ये रैंक आया, उस टाइप की चीज़। तो ओवरऑल आपका ये सब तैयार होना चाहिए। इसके अलावा भी सवाल आएंगे, पर ये ऐसा है कि इसमें आपसे कुछ भी गलती हुई या मिस हो गया, तो समझो जो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में दे रहे हैं वो लोग ये गलतियां नहीं करेंगे, वो ये सब वाटर टाइट रट के गए होंगे। अब देखिए इकोनॉमी के सवाल कितने रोचक पूछे, या कहाँ पर तुक्के लगते थे, कहाँ बैकफायर होते थे, सुकून से हर साल मैं उसका वीडियो बनाता हूँ। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, इधर कहीं मैं इन्फो कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, पुराने पेपर आप देखिए, इट विल हेल्प यू। चौथी प्रायोरिटी आप रखिए पॉलिटी को। इसको मैंने पीछे इसलिए रखा है कि सीडीएस परीक्षा में आप समझिए जितना साइंस पूछते हैं, ज्योग्राफी पूछते हैं या इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम पूछते हैं, उसके मुकाबले पॉलिटी के सवाल बहुत कम होते हैं, लगभग 10 एक ही सवाल होते हैं। जबकि बाकी सब ऐसे हैं कि उसमें से 17, 20, 30 तक सवाल आते हैं साइंस में। तो पहले वो सब करना है, उसके बाद जो टाइम बचे तो पॉलिटी देखना है। अब पॉलिटी में भी सब लेके बैठे हैं लक्ष्मीकांत। अब पॉलिटी में अब आप समझते हैं सब लोग कश्मीर से कन्याकुमारी लक्ष्मीकांत लेके बैठे, रट के बैठे, तो आपने उसमें से एक्स्ट्रा क्या पढ़ा? तो जितने फैक्ट्स खासकर जो अपेंडिक्स में पीछे दिए होते हैं, चाहे अलग अलग शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट में ये हुआ था, वो सब आपको रटने हैं। जैसे वीडियो पॉज करके कुछ क्वेश्चन देखना, 4 3 2 1। ये दूसरा देखिए, स्पीकर्स के बारे में पूछा, 4 3 2 1। अब ये चीज़ लक्ष्मीकांत में दी है, एकदम पीछे ये जो अपेंडिक्स है यहाँ पर दिया होता है। अब मैं इतने सालों से ये सब करंट अफेयर्स देख रहा हूँ, तो मैं बिना अपेंडिक्स पढ़े भी मुझे तो नाम याद है कि अच्छा पहले ये थे, फिर ये थे, फिर ये आए। लेकिन आपने अभी अभी तैयारी शुरू की, तो ऐसा कोई माँ के पेट से तो करंट अफेयर्स 20 साल से देख नहीं रहा है, तो सुकून से ये सब रटना चाहिए आपको। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 3 2 1। अभी आप देखना एग्जाम खत्म होने के बाद सब शाणे हैं कि देखो एनसीईआरटी की हर एक किताब में तो प्रियम्बल दिया होता है ना, तो तुमने पढ़ के जाना चाहिए, ये वो बराबर है, पर आपको तो फिर याद होना चाहिए। सीडीएस, सीएपीएफ, दे आर चेकिंग योर फैक्चुअल नॉलेज, तो आपको रट के जाना है सब। हाँ, तो पॉलिटी में आप सबसे पहले क्या करेंगे, शेड्यूल, आर्टिकल, अमेंडमेंट, ये सब रटेंगे। उसके बाद टाइम बचा तो पार्लियामेंट और उसकी प्रोसीजर, उसकी कमिटी, ये। उसके बाद टाइम बचा तो बॉडीज अलग अलग जो भी हैं, संवैधानिक संस्थाएं। फिर टाइम बचे तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब। उसका यहाँ पर पूछने का रिवाज कम है कंपेयर टू आईएएस एग्जाम। उसके बाद पांचवी प्रायोरिटी है हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री के सवाल 20-22 आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको पांचवी प्रायोरिटी इसलिए दी कि जब आप उसका ब्रेकअप देखेंगे तो सॉल्व हो सके ऐसे केवल फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम स्ट्रगल के सवाल होते हैं। बहुत खींच के एंशंट इंडिया का, हड़प्पा के आगे पीछे का कुछ सॉल्व हो सकता है। बाकी जितना मध्यकालीन पूछते हैं वो इतना बारीक बारीक पूछते हैं, 3-3 स्टेटमेंट और फैक्ट्स की, सॉल्व करना मुश्किल है। तो सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी होगी यहाँ पर, फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें भी किस टाइप का नॉलेज ज़्यादा फोकस करना है, पर्सनालिटीज़, कि ये वाले स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने ये अखबार चालू किया था, ये वाले आंदोलन में थे, ये वाली संस्था की स्थापना की थी, क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऐसा हुआ था, कौन सा न्यूज़पेपर था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, कौन सा लीडर था, इस टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं। फिर सबसे आखिरी प्रायोरिटी मैंने रखी है करंट अफेयर्स, करीब 20 सवाल आते हैं। इसमें भी सबसे पहले तो आप पिछले एक साल में जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति और ये फलाटी में जो भी होता है, उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स था, कौन सा देश आया था, कहाँ पर वेन्यू था। उसके बाद जितने ये मिसाइल छोड़े, कौन से देश ने क्या फाइटर प्लेन बनाए, मिसाइल बनाए, वो पता हो। उसके बाद जो टाइम बचे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बड़े वाले, मतलब ब्रिक्स की समिट हुई, G20, G7, उसके कौन से सदस्य हैं, क्या थीम है, इतना किया जाए। फिर टाइम बचे तो उसके जो रिपोर्ट रैंकिंग आते हैं, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, ये वो। फिर टाइम बचे तो आप देखिए एकदम नीचे जाते जाते मैं पहले तो हिस्ट्री में एंशंट हिस्ट्री करूंगा, फिर टाइम बचेगा तो मैं फंडामेंटल राइट्स वाला देखूंगा, फिर टाइम बचेगा तो मैं अवार्ड्स देखूंगा, पद्मा अवार्ड, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, ये सब। और फिर मुझे लगे कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है तो मैं मध्यकालीन भारत और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ूंगा फॉर सीडीएस एग्जाम। क्योंकि स्पोर्ट्स इसमें इतना विचित्र पूछते हैं कि कोई उसकी इंतहा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि हो सकता है इस बार आसान पूछे, तो
वो अलग बात है। बाकी इतने साल से मैं जो देख रहा हूँ तो मज़ा कम ही दिखता है मुझे। तो कुल मिलाकर पूरा सीन इस प्रकार से वीडियो पॉज़ करके आप देखिए 4, 3, 2, 1 और इसमें भी डिस्क्लेमर है। ये जो मैंने लिखा है ये शर्त पे कि अगले 1-2 रात में कितना रिवाइज़ हो सकता है। आपके पास पूरा साल है या आप सेकंड वाली सीडीएस सितंबर महीने में देखना देना चाहते हैं, तो फिर आपने तमीज़ से सब कुछ पढ़ना चाहिए इंक्लूडिंग दिस मिडिवल हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड मैप सब आराम से आप करके जाओ। ये मेरी सलाह है। अब दूसरे मुद्दे पर चलते हैं कि गैस मास्टरगिरी के कौन से सिद्धांत उपयोगी हैं या नहीं उपयोगी हैं। सबसे बड़ी गलती जिससे आपको बचना है कि ये सीडीएस परीक्षा लेमन रेस जैसा है कि केवल रेस जीतनी नहीं है, आपको नींबू गिरने से भी रोकना है। मतलब नेगेटिव मार्किंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए जो आईएएस परीक्षा है उसमें 1 से 100 सवाल हैं, उसमें ज़्यादातर प्रश्नों में वो ये पूछेंगे कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सही विधान ढूंढने होते हैं। जबकि सीडीएस परीक्षा में ये होता है कि बहुत सारे प्रश्नों में वो आपको ऐसा पूछेंगे कि गलत विधान ढूंढिए, फाइंड नॉट करेक्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके देखिए 4, 3, 2, 1। अब यहाँ ज़्यादातर लोग गलती क्या करेंगे, देखा श्वेतांबर, अच्छा श्वेतांबर श्वेत वाइट कलर, तो पहला ही उनको लगेगा ये करेक्ट है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वो ढंग से पढ़ते नहीं भाई कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप डायरेक्टिव वर्ड देखिए क्या पूछा है, सही है गलत है, क्रोनोलॉजी ऊपर चढ़ते रखना है या डिक्रीज में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। और दूसरा कि कभी भी आपको ऑप्शन ए करेक्ट लगे तो तुरंत टिक नहीं करना है, बाकी ऑप्शन में क्या लिखा है उस पर भी गौर करना है। वरना किसी एक भी सवाल में आप अपने दिमाग में सही सोच रहे हैं लेकिन आप जवाब टिक करें क्योंकि डायरेक्टिव वर्ड पे फोकस नहीं किया, तो आपका नींबू गिर जाएगा। अब बाकी लोगों से वो गलती नहीं होगी तो फिर आप समझो किसी और क्वेश्चन में आप उनसे ज़्यादा मार्क हासिल कर लो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। सेकंड आई वांट टू टॉक अबाउट एलिमिनेशन टेक्निक्स। खासकर ये जो इकोनॉमी और उसमें भी पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर और पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो योजनाएं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रश्न आते हैं, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक कहाँ तक कारगर है उस पर बात करनी है। तो देखिए वर्ड एसोसिएशन अगर आप करते हैं तो कुछ हद तक आपको उपयोगी है, लेकिन आप आंख बंद करके वो गैस मास्टरगिरी के सिद्धांत लगाएंगे तो वो बैकफायर होता है। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन से अभी समझते हैं। गैस मास्टरगिरी के सिद्धांत क्या है। सबसे पहला रूल वो ये बताते हैं कि देखो यूपीएससी की कोई भी परीक्षा में कोई भी सेंटेंस में अगर एक्सट्रीम वर्ड दिया हो, डेट्स दिए हो, नेम्स नंबर ऑर्गेनाइजेशन दिया हो, तो यूजुअली वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। ऐसा वो मेटा कीवर्ड एनालिसिस यूट्यूब के कुछ गैस मास्टर्स आपको बताते हैं। अब वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई करो 4, 3, 2, 1। अब गैस मास्टरगिरी का सिद्धांत उस हिसाब से आप देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ अ सिंगल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब घर का एक भी व्यक्ति कुपोषित है तो पूरा खानदान कुपोषित माना जाएगा। तो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि बॉडी मास इंडेक्स इतना होना चाहिए, तो अगेन ये तो नंबर वाला स्टेटमेंट है तो ये भी रॉन्ग होना चाहिए गैस मास्टरगिरी के सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन लेकिन जब आप नीति आयोग का ऑफिशियल मैनुअल पढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो ये दोनों ही विधान सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जबकि ये गैस मास्टर्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये रॉन्ग होने चाहिए। तो गैस मास्टरगिरी के सिद्धांत वो आंख बंद करके उसमें आप ज़्यादा न घुसे, ऐसी मेरी सलाह है। हालांकि वर्ड एसोसिएशन वो वाली एलिमिनेशन टेक्निक आप लगाते हैं तो कुछ कुछ जगह उपयोगी है। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई करो 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर आप सोचिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड। तो मैंने एग्रीकल्चर यानी पिलर 4A उसकी सारी मेजर स्कीम्स मुझको याद है। फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको फिक्स करने की पीएम आशा योजना, फिर किसानों को सीधा 6,000 रुपये देंगे पीएम किसान योजना, उनके लिए भी एक पेंशन की योजना है किसान मानधन योजना, 3,000 मिलेंगे, वो मर गया तो उसके हस्बैंड वाइफ को 1,500 मिले। तो मुझे सारी मेजर स्कीम्स याद हैं। ये तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, इसका मतलब कि ऑप्शन भी तो गलत है। ओके, अब आप ऑप्शन ये सोचिए मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये जो डॉक्टर्स हैं क्या वो इतने गरीब हैं कि उनका एक वेलफेयर फंड बनाना पड़े, और बनाएंगे तो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम क्यों होगा, वहाँ पर धन्वंतरी या ऐसा कोई डॉक्टर वाला आयुर्वेद वाला नाम होगा, तो ये भी जम नहीं रहा है। तो नाउ वी आर 50-50, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, नहीं तो युद्ध में शहीद हुए सिपाहियों की विधवाएं हो सकती हैं। अब अगर शहीद की विधवा है उसकी मदद के लिए फंड है तो वो किसी फौजी या शहीद के नाम पर होगा, कोई परमवीर चक्र वाले शहीद सिपाही पर होगा। दीनदयाल उपाध्याय वाला नाम मैच नहीं कर रहा है। तो यानी अगर सब कुछ गलत है तो फिर स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए। हालांकि स्पोर्ट्स पर्सन में भी मेजर ध्यानचंद या द्रोणाचार्य या ऐसा कोई वर्ड एसोसिएट होना चाहिए था,
लेकिन खैर फिर प्रश्न एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम चेक करें तो जवाब आता है स्पोर्ट्स पर्सन। यानी यहाँ पर कुछ वर्ड एसोसिएशन आप करते तो उपयोगी था। एक और क्वेश्चन आप देखिए 4, 3, 2, 1। अब ये स्टेटमेंट योजना क्या है? टिम टिम तारे। तो आप विजुलाइज़ करो, एकदम छोटा बालक है, हाई स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो ज़्यादा वो इस साइड पर एसोसिएट कर रहा है, लाइफ स्किल का कुछ होगा। उस साइड पर वोकेशनल रोज़गार कौशल की कोई योजना होगी तो उसका नाम अलग होगा ना। टिम टिम तारे कहाँ से, वो बाबू सोना वाली वाइब वहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इस कारण से आप देखिए 2 में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है। या तो लाइफ स्किल हो सकता है, नहीं तो वोकेशनल टेक्निकल स्किल हो सकता है कि प्लम्बिंग वेल्डिंग सिखाएँगे, और प्लम्बिंग वेल्डिंग सिखाएँगे तो टिम टिम तारे तो नहीं बोलेंगे उसे। खैर तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर भी वर्ड एसोसिएशन उपयोगी। कुछ जगह थोड़ा और आपका दिमाग खर्च करता है और फिर भी गलत जवाब हो सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए 4, 3, 2, 1। अब देखिए सोशल मोबिलाइजेशन, तो क्या वो ये सिटी में सब वकील हैं, सोशल मोबिलाइजेशन उनका करना है, या गाँव के अंदर ये जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं क्या उनका? तो स्वाभाविक है रूरल एरिया की तरफ ये ज़्यादा वाइब दे रहा है। यानी जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन और ऑप्शन सी अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड एसोसिएट नहीं हो रहे हैं सोशल मोबिलाइजेशन के साथ। तो यानी क्या हो सकता है? या तो अंत्योदय वाला हो सकता है, नहीं तो ग्राम स्वराज वाला हो सकता है। अब तकलीफ ये है कि सोशल मोबिलाइजेशन दोनों के साथ अच्छे से राइम होता है कि अंत्योदय मतलब ये सब गरीबों का कल्याण उसके लिए, या ग्राम स्वराज और पंचायती राज का सशक्तिकरण करना उसमें भी सोशल मोबिलाइजेशन चाहिए। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि ऑप्शन डी देखो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, और क्वेश्चन में क्या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की भी बात है, तो आपको वाइब ऐसी मिल रही है कि ऑप्शन डी ज़्यादा सही होना चाहिए। लेकिन असल में जवाब इसका है ऑप्शन ए दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो 50-50 के बाद भी जवाब गलत होने की चांस रहती है। वर्ड एसोसिएशन समझो कोई रामबाण इलाज नहीं है। लेकिन गैस मास्टर गिरी जो एकदम अंधा होके कि एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग, उसके मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा सेफ है। हालांकि ये जितनी एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो 3-4 बार रिवीजन करके बैठा है, 1-2 बार सीरियस अटेम्प्ट दे के बैठा है। अब वो 25-50 किलो का डंबल उठा के एलिमिनेट कर रहा है, तो उसके देखा देखी में बाकी सब ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मेरी सलाह है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें मत जाइए। पहले आपको इतर वाचन, एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग, अखबार बार-बार आपने पढ़े हों, रोज़ देखते हों, तो बहुत सारा ऐसा इतर ज्ञान होता है जो आपको एलिमिनेट करने में, या ज़्यादा गट फीलिंग जो आप कहते हैं, वो गट फीलिंग से ज़्यादा सही जवाब तरफ ले जाने में मदद करता है। आखिरी मुद्दा है कि फेल होने पर क्या किया जाए? लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि अगर फेल हुए तो क्या? फेल हुए तो बिल्कुल हौसला नहीं खोना है। आपको बस स्वीकार करना है कि मेरी तैयारी कम पड़ी थी। मेरी तैयारी कम पड़ी थी, और एक एक्सेल शीट में आप 1 से 100 सवाल डालो। आजकल तो ये गूगल, जेमिनी एआई और सब चल रहा है। उसको आप बोलो टॉपिक वाइज़ वही क्लासिफ़ाई कर दे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। और फिर आप खुद से कि ये ईज़ी, मीडियम, टफ था, मेरे स्टडी मटेरियल में था कि नहीं? फिर शॉर्ट कमांड दो, अपने आप पता चल जाएगा कहाँ मुझसे क्या गलती हुई है। दूसरी एक अच्छी बात ये है कि देखिए अप्रैल में ये सीडीएस हुआ, भगवान नहीं करे आप फेल होते, तो जुलाई में सीएपीएफ आएगा। उसके बाद सीडीएस साल में 2 बार लेते हैं, तो सितंबर में फिर से आएगा। एज लिमिट उसमें आईएएस के मुकाबले इन सब में कम होती है, और शर्त होती है कि शादी नहीं करनी है। तो ये सब सैयारा टाइप की मूवी मत देखना जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ, तो सेकंड सीडीएस दो। दूसरा, सेकंड सीडीएस की अच्छी बात ये है कि देखिए पहली सीडीएस अप्रैल में हुई, दूसरी हुई सितंबर में। यूपीएससी ये करती है कि दोनों ही में मतलब बैलेंस रखने के लिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब इस बार अभी अप्रैल में मैंने जो कहा कि ये पढ़ के जाओ, हो सकता है उसके बाहर का पूछे। लेकिन उसके बाद सितंबर की परीक्षा होगी तो आप पाएंगे वो अप्रैल में जैसा पूछा उसी टॉपिक वाइज ब्रेकअप में, उसी वाइब में, उसी प्रकार की चीज़ों को वो वापस पूछेंगे। तो जो सेकंड पेपर होता है, मतलब दूसरी बार एग्जाम जो होती है, उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान होता है। तो इस बार आप फेल होते हैं अप्रैल में, चिंता नहीं करनी है। उसके पेपर को बार बार स्टडी करना और उस हिसाब से आप खुद को इम्प्रूव करें, तो सितंबर वाली में तो आपको और अच्छे स्कोर आ ही सकते हैं। सीरियस आदमी के लिए बिल्कुल ये मुश्किल नहीं। मतलब समझो मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि सीडीएस में जो फाइनली फेल होते हैं वो ऐसे नहीं रिटर्न में फेल हो रहे हैं, वो मोस्टली एसएसबी इंटरव्यू वाले स्टेज में, उसका फिजिकल चेकअप में उनका नंबर नहीं लगता। बाकी यहाँ तो लोग क्रैक कर ही लेते हैं जो सीरियस हैं। बाकी इसका पेपर रविवार को होगा, तो मैं कोशिश करूंगा सोमवार को इकोनॉमी के सवालों के आंसर की हम रिलीज़ करें। और बाकी हमारे दूसरे जो चैनल है अनअकैडमी के, वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब की भी आंसर की हम रिलीज़ करेंगे। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। और इस शनिवार मतलब कल सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे
हमारे यूसीएससी प्लस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। 40 करोड़ के स्कॉलरशिप पूल में से आप इनाम जीत सकते हैं। इसके अलावा 8 लाख के कैश प्राइज भी हैं। तो डू टेक पार्टिसिपेशन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सिर्फ 50 सवाल हैं, 1 घंटे का टेस्ट है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अनलॉक कोड याद रहे mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.